नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार डॉक्टर दिलीप रमेश जी। मैं ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूँगा, मैं सीधे उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। जी हाँ, वो आ रहे हैं अपनी कहानियों के साथ। आशा है, विश्वास है, आप सभी को पसंद आएँगी। तो यही इसी विश्वास के साथ मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार डॉक्टर दिलीप रमेश जी का। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। ये हमारा हाँ, बहुत सौभाग्य है। आभारी हूँ त्रिलोकनाथ पांडे जी, आपका भी और हिंदी शिक्षण का भी, और स्वागत। सभी सभी साथियों का जो मेरे साथ यहाँ सम्मिलित है। तो बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर आपके पास आकर के, आपके सामने आकर के। इस स्वागत। बार आपने अच्छा शीर्षक रखा है, किस्सा गोई। ये किस्सा गोई बड़ा ही दिलचस्प शब्द है, जी और सर। मैं तो ऐसे अनुभव भी है जब किस्सा गो जो होते हैं उनसे जी मैंने सर। सुना है दिल्ली में, विशेष रूप से माने बाल साहित्य तो नहीं, लेकिन हाँ, बाल साहित्य भी के किस्सा गो मेरे संदर्भ में विशेष रूप से मेरे दादाजी थे, और मैं उनको किस्सा गो ही मानता हूँ। जी। क्योंकि अब जैसे हम लोग लिखते हैं तो मैं तो पढ़ करके और देख करके ही सुनाता हूँ, लेकिन हमारे दादाजी तो वो तो याद कर लेते थे और फिर उसको अपने ढंग से उसमें। अच्छा, किस्सा गो की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जो चीज आपने पढ़ ली या सुन ली, शुद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ है, जी उसको सर। फिर जो है आप जी। और दिलचस्प ढंग से अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा करके उसमें जी। जोड़ घटा करके जो जी। कमाल दिखाते थे, वो असल जी। में किस्सा गोई का असली कमाल है। उतना तो नहीं होगा, जी। और लेकिन कुल मिला के कह सकते हैं किस्सा गोई एक शैली है, और एक कला है। इस कला में बड़ा पारंगत होना चाहिए। वैसे बड़ों के कवियों के संदर्भ में मुझे याद है, रघुवीर साहे ने एक आंदोलन चलाया था कि भाई, कविता का पाठ भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कविता जो आपने अच्छी कविता और फिर जी। या कहानी भी, अब और उसको अच्छे ढंग से सुनाना। हमारे बीच अभी मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, कुछ है जो बहुत अच्छे ढंग से। वैसे तो आपको ही मैंने सुना है, त्रिलोकनाथ पांडे जी, आप में भी बड़ा दिलचस्प बनाने की कला है। तो अब मैं कहाँ तक इस पे सफल उतरूंगा कह नहीं सकता, और इस चक्कर में, लेकिन अलिफ लैला, तोता मैना, सिंहासन बत्तीसी, जातक कथाएं, कथा जी। सहित सागर, कितनी लोक कथाएं, और ये तमाम भरपूर साहित्य है जिसमें किस्सा गोई की झलक मिलती है। जी। मैं भी कह सकता हूँ कि प्रारंभ में, क्योंकि दादाजी ने सुना था, और मैं थोड़ा हरियाणा की लोक भूमि से मेरा जुड़ाव रहा है, तो वहां से जुड़े हुए कुछ चीजें जो थी, तो शुरू शुरू में जब मैंने बाल कहानियां लिखनी शुरू की, तो उसमें वो किस्सा गोई मैं कह सकता हूँ कि आई, है ना। लेकिन भाई, पार के लोग तो आप हैं, हो सकता है कि आप मेरी फिर से समझ सीख उतनी ना हो, जाएंगे। लेकिन मैं शुरू करता हूँ एक बड़ी वैसे तो आपने भी, ऋषि शर्मा जी ने भी कुछ सुझाई हैं कहानियां, जी सर। लेकिन मैं शुरू करना चाहता हूँ एक ऐसी कहानी से जो बड़ी पुरानी है और ज्यादा नहीं सुनी, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि नाम से ही शुरू हो जाएगा वो किस्सा गो वाला। हाँ। किस्नू की सूझ, इसका नाम है किस्नू की सूझ। अब गांव में बहुत। ऐसे नाम रखते थे, किस्नू, और ये किससे हुआ ये तो आपको समझ सकते हैं, किस्नू कृष्णा से ही जी। बना। जी बिल्कुल। बहरहाल, इसकी शुरुआत भी कुछ ऐसी ही थी कहानी की। लालची हम भी थे और हमारे दादाजी भी। वे पांव दबवाने के लालची थे और हम उनसे कहानियां सुनने के। जी। रात होते ही हम चढ़ बैठते दादाजी के पलंग पर और लगते रट लगाने, दादाजी कहानी सुनाओ, दादाजी कहानी सुनाओ। दादाजी मुस्कुराते हुए अपनी टांगों को पसार लेते, मैं और पाले एक एक टांग संभाल लेते और धीरे धीरे दबाने लगते। थोड़ी देर में लगने लगता जैसे कहानी कहीं से उड़कर दादाजी के होठों पर आ बैठी। वे शुरू हो जाते, आज मैं तुम्हें हरियाणा के किस्नू किस्नू की कहानी सुनाता हूँ। बड़ी मजेदार कहानी है, पर जब तक पांव दबाओगे तभी तक कहानी चलेगी। गांव की चौड़ी गली के बीचों बीच था किस्नू का घर। जी बड़े सर। बड़े खेत थे उसके, घर में अनाज और गुड़ के ढेर लगे रहते थे। कई कई गाय भैंसे थी, किसी चीज की कोई कमी ना थी। पर किस्नू था बहुत कंजूस। किसी और को तो छोड़ो, घर के आदमियों तक को वह गुड़ की एक डली तक देकर खुश नहीं था।
24 घंटे वह अपनी चीजें बचाए रखने की तरकीब ही सोचता रहता था। चीजों से भी ज्यादा उसे प्यार, पैसों से प्यार था। उन दिनों पैसे होते भी कम थे, लोग संभाल संभाल कर खर्च करते थे। किस्नू के बारे में तो मशहूर था कि वह जान दे देगा पर पैसों को हवा नहीं लगने देगा। एक बार किस्नू को दूर गांव में ब्याही अपनी बहन के यहाँ जाना पड़ गया। हरियाणा की सीमा के पार थी उसकी ससुराल। जब वह खाली हाथ ही चलने लगा तो घर वालों ने टोका कि बहन के पास जा रहे हो, कुछ सीधा सौगात तो लेते जाओ। किस्नू को घर वालों का सुझाव अखरा तो बहुत, पर लोक लाज के कारण उसे झुकना ही पड़ा। बहुत सोच समझकर उसने गुड़ की एक ढेली ले ली। पूरा गुड़ का जो होता है 5 जी। किलो की, 5 सेर कहते थे तब, वो सिर पे रख के ले जाया करते। उन दिनों सीमा के पार गुड़ ले जाना मना था। कभी कभी होता है ना, जैसे आज भी सीमा के पार ये चीज नहीं ले जा सकते। उन दिनों सीमा के पार गुड़ ले जाना मना था, गुड़ पर चुंगी देनी होती थी। अब घर में किसी ने किस्नू को यह बात याद दिलाई तो उसे समझाया, मैं कौन सा मोटर में जाऊंगा, सीमा पर बनी चौकी वाले तो मोटर में ही तलाशी लेते हैं, मैं तो आंख बचाकर निकल जाऊंगा। कोई देख भी लेगा तो कह दूंगा पास के गांव से तो आया हूं। घर वालों को समझा बुझाकर किस्नू भेली को सिर पर रखकर चल पड़ा। कंधों पर उसने रोटी की पोटली लटका ली थी। चलते चलते वह पहुंच गया सीमा के पास। किस्नू ने बहुत आंख बचाकर निकलने की कोशिश की, पर चुंगी वालों में से एक की नजर पड़ी गई। उसे किस्नू से पूछा, बिना चुंगी दिए गुड़ उस पार ले जा रहा है, निकाल 2 पैसे। किस्नू ने कहा, हुजूर पैसे तो मेरे पास है नहीं। तो गुड़ इधर रख जा, उसे किस्नू से कहा। किस्नू ने बहुत मिन्नत, पर वह नहीं माना। किस्नू अजीब समस्या में फंस गया था। ना तो वह गुड़ छोड़ना चाहता था और ना ही पैसे देना चाहता। इतनी दूर आकर वह बहन से भी बिना मिले नहीं जाना चाहता था। उसने बहुत दिमाग लड़ाया, कोई तरकीब उसे सूझती न थी। चुंगी वालों ने एक सिपाही भी बुला लिया था। सिपाही ने भी जब उसे पैसे देने को कहा तो उसने साफ साफ कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं और गुड़ मैं अपने साथ ही उधर ले जाऊंगा। सिपाही ने कहा, अच्छा तो तू रौब दिखाता है, चल थानेदार के पास तेरी मरम्मत कराता हूँ। थाना वहां से कुछ दूरी पर था। सिपाही ने उसके एक हाथ में रस्सी बांधी और ले चला थाने की ओर। आगे आगे सिपाही, पीछे पीछे किस्नू, और किस्नू के सिर पर गुड़ की ढेली, गुड़ की भेली। कुछ देर बाद वे पहुंच गए थाने। थानेदार ने पूछा, क्या बात है? सिपाही ने बताया, हुजूर यह आदमी बिना चुंगी दिए सीमा के पार गुड़ की भेली ले जाने की कोशिश कर रहा था, मैंने इसे पकड़ लिया है। थानेदार ने किस्नू की ओर रौब से देखते हुए पूछा, क्यों बे, क्या नाम है तेरा? हुजूर किस्नू। चुंगी के पैसे क्यों नहीं देता? हुजूर कैसी चुंगी, मेरे पास तो गुड़ है ही नहीं, मेरे पास तो गुड़ है ही नहीं। अच्छा, जबान लड़ाता है। थानेदार ने गुस्से से डंडा मेज पर पटकते हुए कहा। फिर सिपाही को हुक्म दिया, इससे गुड़ छीन लो। सिपाही ने उसके सिर की ओर हाथ बढ़ाया तो वह दंग रह गया, वहां गुड़ था ही नहीं। सिपाही ने पूरी तलाशी ली पर गुड़ कहीं भी नहीं मिला। सिपाही घबरा कर अलग खड़ा हो गया। इस पर किस्नू ने हाथ जोड़कर थानेदार से कहा, हजूर मैं तो गांव का सीधा साधा आदमी हूँ, सिपाही जी पता नहीं क्यों पकड़ लाए। थानेदार ने सिपाही की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें गांव के सीधे साधे लोगों को यूं तंग नहीं करना चाहिए। इसके हाथ खोलो और जाओ, इन्हें इज्जत के साथ वहीं छोड़ के आओ जहां से पकड़ा था। सिपाही अपना सा मुंह लेकर किस्नू को चौकी की ओर छोड़ने चल पड़ा। किस्नू ने सिपाही की ऐसी दशा देखी तो उसका दिल पसीज गया। बोला, सिपाही जी भला मेरा गुड़ कहाँ गया? सिपाही ने उसके ओर देखते हुए कहा, अरे फेंक तो नहीं दिया था? अजी राम राम, किस्नू और कोई चीज फेंक दे, ऐसा तो कभी ना हुआ है और ना होगा। और ये रास्ता भी पड़ा है, इसी रास्ते तो थाने लेके आए थे आप, देख लो कोई पड़ा हो तो। किस्नू ने अपनी समझदारी पर मनी मन मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर गुड़ गया कहाँ? तुम कोई जादूगर तो हो नहीं? सिपाही ने पूछा। आप कुछ कहोगे तो नहीं? नहीं। तो सुनो, जब आप मुझे रस्सी से बांधकर थाने की ओर ले जा रहे थे तो पीछे पीछे चलते हुए
मैं यही सोचने लगा था कि गुड़ और पैसा कैसे बचाऊं। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मेहनत का गुड़ कोई और मुफ्त में खा जाए। तभी मुझे एक तरकीब सूझ गई। बस मैंने सिर पर रखी भेली से टुकड़े तोड़ तोड़ कर खाने शुरू कर दिए। जब तक थाने पहुंचा मैं पूरी भेली खा चुका था। इस तरह पूरा गुड़ मेरे पेट में चला गया और वह किसी और के पेट में जाने से बच गया। थानेदार साहब के सामने मुझे शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ा। देखी मेरी सूझ सिपाही जी। सिपाही ने सुना तो माथा पकड़ लिया, लेकिन किस्नू की इस हरकत पर वह अपनी हंसी भी नहीं रोक सका। तो बच्चों, यह थी आज की कहानी। अब तुम सो जाओ, अगली कहानी कल। दादाजी ने जमाई लेते हुए कहा। अपने अपने बिस्तर पर लेटे हुए हम काफी देर तक किस्नू की सूझ पर सोचते रहे। हमें हैरानी तो इस बात पर थी कि आदमी को सूझ आ कहां से जाती है। तो ये थी कहानी किस्नू की सूझ। बहुत तो ये बहुत बिल्कुल बिल्कुल उसी वहां से उठाई हुई है। जी जी एक कहानी मेरी पसंद की और आपने भी कहा, जी सर। वो भी है। उसका नाम है किस्सा चाचा तरकीबू राम का। हाँ हाँ हाँ। किस्सा चाचा तरकीबू राम, किस्सा है। जी सर, स्वागत। चाचा तरकीबू राम और किसी के प्यारे हो ना हो, पर बच्चों के बहुत प्यारे हैं। गांव भर में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो उनकी बैठक में न जाता हो। चाचा तरकीबू राम भी हर वक्त बच्चों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। बस कोई बच्चा पहुंच जाए अपनी समस्या लेकर, वे हुक्का तक गुड़गुड़ाना छोड़कर उसे सुलझाने में लग जाएंगे। वे अक्सर गांव में ही रहते हैं, बहुत ही जरूरी हो तभी शहर या दूसरी जगह जाते हैं, वह भी दिन भर के लिए। यह मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी सर। देखिए, हमारे यहाँ जो जब हम बच्चा कहते हैं तो भारत देश में जितने विविधताएं हैं, उन सारी विविधताओं के आधार पर आप बच्चे को भी बांट करके देख सकते हैं। बिल्कुल। अमीर गरीब के आधार पर, जात पात के आधार पर, जी भौगोलिक सर, दृष्टि से, है ना। बिल्कुल। झुग्गियों में रहने वाला, पानी के तट के आसपास रहने वाला, जंगलों में रहने वाला, आदिवासी, और तमाम कितने तरह के बच्चे। सारे बच्चों की ये बड़ी चुनौती है बाल साहित्यकारों के सामने कि कम से कम जो बच्चे उनके अनुभव क्षेत्र के हों उनके बारे में अवश्य लिखे। बहुत सामान्य भी लिखिए आप, सामान्य समस्याओं को, बच्चों की जो चीजें हैं उनको भी लिखिए, लेकिन अपने अपने आसपास के बच्चों को भी समझते हुए भी लिखिए। और ऐसे चरित्र है, ये चरित्र जो मैं बता रहा हूँ, चाचा तरकीबू राम नाम मैंने रख दिया, लेकिन ऐसे जी होते हैं चरित्र क्योंकि बच्चों से बड़ा प्यार है, बच्चों की हर समस्या को सुलझाने के लिए बैठे रहते हैं, और बच्चे भी सारी दुनिया छोड़ के उसके पास ही भागते हैं कोई बात हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो असल में न तो उनका दिल बच्चों के बिना लगता है और न बच्चों का उनके बिना। अब तो चाचा तरकीबू राम के किस्से दूसरे गांव के बच्चों तक भी पहुंच गए। किस्से भी 10-5 हो तो अब वही किस्सा लो। ये शैली है किस्सा गोई की। जी अ, बिल्कुल। ये हमारे यहाँ गांव में जब मैं था, छोटे पद तक था, 5वीं क्लास तक, जी उसके सर। पास भी जाता था, तो बहुत सारे लोग घूमते घामते आ जाते थे। वो जी किस्सा जी कोई होते थे, वो अपनी घटनाएं और पता नहीं क्या क्या सुनाते रहते थे, बड़ा मजा आता था। तो उसमें जो है ना, उनकी कोशिश ये थी कि आप हुंकारा भी भरे, आप उत्सुक भी दिखें। जैसे एक अच्छे अध्यापक की भी खूबी होती है कि वो देख लेता है कि विद्यार्थी, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कितने उत्सुकता से सुन रहे हैं अध्यापक को और जी जवाब देने को तत्पर है। असल में ना तो उनका दिल बच्चों के बिना लगता है और ना बच्चों का उनके बिना। अब तो चाचा तरकीबू राम के किस्से दूसरे गांवों के बच्चों तक भी पहुंच गए। किस्से भी 10-5 हो तो अब वही किस्सा लो। गांव में तालाब के किनारे एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल है। वीनू उसी स्कूल में 4वीं कक्षा का विद्यार्थी है। करीब 1 महीने पहले उस बेचारे पर बड़ी मुसीबत टूटी थी। एक दिन जब उसने आधी छुट्टी में अपना खाने का डिब्बा खोला तो दंग रह गया। खाना गायब था। उसकी माँ उसके लिए रोज बढ़िया बढ़िया चीजें खाने को रखती थी, यह बात सब जानते थे। उसने सोचा कि शायद माँ आज खाना रखना ही भूल गई। उसने भूखे पेट ही किसी तरह समय बिताया। पेट में कूद रहे चूहों ने उसे परेशान तो बहुत किया, पर बेचारा करता भी क्या। शाम को घर पहुंचते ही उसने माँ से शिकायत की, माँ
आज तुमने खाना क्यों नहीं रखा? माँ ने ये शिकायत सुनी तो हक्की बक्की रह गई। उसने तो अपने हाथ से अच्छा अच्छा खाना डिब्बे में रखा था। अगले दिन माँ ने वीनू के सामने ही डिब्बे में खाना रखा। आधी छुट्टी में जब वीनू ने डिब्बा खोला तो रुआंसा हो गया, खाना फिर गायब था। उसने, अब ये कहानी पराग में छपती थी कभी, वाह! उसने अध्यापक से शिकायत की तो अध्यापक ने सब बच्चों को डांटते हुए पूछा, वीनू का खाना किसने चुराया? सच सच बता दो वरना सबको मुर्गा बनाऊंगा। लेकिन किसी जी, ने चू तक नहीं की। उस जमाने की जब मुर्गा बनाया जाता था, अब तो बच्चों को मुर्गा नहीं बनाते, लेकिन जी, हमारे जमाने में मुर्गा बनाया जाता था। वीनू ने, एक अच्छे दोस्त मटरू ने अपने खाने में से थोड़ा सा खाना वीनू को दिया। वीनू ने उतने खाने से ही किसी तरह गुजारा किया। घर जाकर उसने माँ से सारा किस्सा कह सुनाया। उसने यह भी कहा, माँ, अगर कल भी किसी ने मेरा खाना चुराया तो मैं भी किसी का खाना चुरा लिया करूंगा। माँ ने जी, वीनू की बात सुनी तो प्यार से बोली, तुम्हारा गुस्सा बहुत ठीक है बेटे, लेकिन कोई गंदा काम करे तो खुद गंदा काम करने से समस्या नहीं सुलझती, और फिर सजा गंदा काम करने वाले को ही तो मिलनी चाहिए। तुम चोर को पकड़ने की कोशिश करो। कल तुम और मटरू चोर पर पूरी तरह नजर रखो। अगले दिन फिर वही कुछ हुआ। वीनू और उसके दोस्त मटरू ने ध्यान तो खूब रखा था, पर न जाने चोर खाने पर कब हाथ साफ कर गया। बेचारे दोनों बहुत ही उदास हो गए। वीनू को तो लगने लगा था कि अब वह कभी दोपहर का खाना नहीं खा सकेगा, उसे रोज ही भूखे पेट पड़ना पड़ेगा। मटरू ने बहुत दिमाग लड़ाया कि चोर को पकड़ने की कोई तरकीब सूझ जाए ताकि उसके प्यारे दोस्त को भूखा न रहना पड़े, लेकिन सब बेकार। आखिर उसे अचानक चाचा तरकीबू राम का ध्यान आया। उसका चेहरा एकदम खिल गया। वह चहक कर बोला, वीनू, तुम्हारा चोर मिल गया। वीनू ने इधर उधर देखा, वहां तो कोई नहीं था। तभी मट्टू ने बताया, अरे, हमें तरकीबू चाचा का अभी तक ख्याल ही नहीं आया था। चलो उनके पास, वे जरूर चोर को पकड़ ले। अरे हाँ, तरकीबू चाचा का तो हमें ध्यान ही नहीं रहा था। आज स्कूल से लौटते वक्त ही उनके पास चलेंगे। उस दिन उनका बाकी का समय बहुत ही आराम से कटा। शाम को घर लौटते वक्त वे दोनों पहुंच गए तरकीबू चाचा की बैठक में। तरकीबू चाचा बड़े मजे से हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। बच्चों को देखा तो खुश होकर बोले, अरे आओ आओ वीनू मटरू, आज कई दिनों के बाद आए हो। क्या कोई नाराजगी है भाई अपने तरकीबू चाचा से? नहीं चाचा नहीं, यह बात नहीं है। असल में पिछले कई दिनों से हम बहुत परेशान। स्कूल में बेचारे वीनू का खाना कोई चुरा लेता है। इसे भूखे पेट ही रहना पड़ता है। अध्यापक ने सब बच्चों को खूब डांटा भी, लेकिन किसी ने भी तो नहीं बताया कि चोर कौन है। मटू ने बताया। अच्छा तो बात यह है, चाचा तरकूबराम ने गंभीर होकर कहा। जब वे गंभीर होकर सोचते हैं तो अपनी मूछों को दोनों ओर से मरोड़ने लगते हैं। मूछों को मरोड़ते हुए ही उन्होंने पूछा, कितने दिनों से ये किस्सा चल रहा है? 6 दिनों से तरकीबू चाचा, मीनू ने उत्सुकता के साथ बताया। तो अध्यापक की डांट खाकर भी किसी ने नहीं बताया कि चोर कौन है? नहीं चाचा, मट्टू ने एकदम से बताया। थोड़ी देर के लिए सब चुप हो गए। चाचा तरकीबू राम ने अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों बच्चे उनकी आंखें खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी ही देर में चाचा तरकीबू राम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ती नजर आने लगी और उन्होंने झट से आंखें खोल दी। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, तुम्हारा चोर पकड़ा गया समझो मीनू। अब जैसा मैं कहूं तुम दोनों वैसा ही करो। हमें क्या करना होगा चाचा? दोनों ने पूछा। सुनो, चाचा ने दोनों के कान में कुछ कहा। सुनकर दोनों उछल पड़े। अगले दिन स्कूल से छुट्टी होते ही वीनू और मटरू शिवालय वाले पेड़ के पास पहुंच गए। चाचा तरकीबुराम पहले से ही वहां मौजूद थे। तीनों पेड़ के मोटे तने के पीछे छिप गए। थोड़ी देर में किसी के आने की आहट हुई। तीनों कान लगाकर दम साध कर बैठ गए। आहट नजदीक आ गई। किसी की आवाज आई, हे पीपल वाले भूत, लो, यह एक पूरी और सब्जी। आज वीनू पूरी और सब्जी लाया था। मैं यहाँ पीपल की जड़ में रख रहा हूं, तुम खा लेना। अब तो तुम रात को मुझे डराने नहीं आओगे ना?
अरे यह तो शैतान लक्ष्मी की आवाज है। अच्छा, तो यह है चोर, वीनू ने बहुत धीरे से कहा। तभी चाचा ने मोटी सी भद्दी सी आवाज निकालते हुए कहा, शाबाश लक्ष्मी, मैं खुश हुआ। अब मैं तुम्हें रात को डराने नहीं आऊंगा। आवाज सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश हुआ। वह बोला, अच्छा तो भूत जी, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह चलने को हुआ ही था कि वीनू मटरू के साथ चाचा तरकीबू राम ने सामने आकर उसे पकड़ लिया। वह भौचक सा रह गया, क्योंकि वह रंगे हाथों पकड़ा गया। उसने चाचा तरकीबू राम से बहुत माफी मांगी, लेकिन चाचा तरकीबू राम उसे पकड़कर सीधे अध्यापक के पास ले गए। लक्ष्मी असल में पहले भी कई बार अपनी शरारतों को लेकर चाचा तरकीबू राम से माफी मांग चुका था। चाचा भी माफ करते रहे थे। अध्यापक ने सारा किस्सा सुना तो उन्होंने लक्ष्मी को बहुत डांटा और अगले दिन उसके माँ बाप को बुलाकर उसकी शिकायत भी की। इतना ही नहीं, स्कूल के सारे बच्चों के सामने उसे गले में चोर की पट्टी लटकाकर उसे घुमाया गया। ये उस वक्त मैंने कहानी लिखी थी लोग, और आप सब साथियों को बता रहा हूँ। आज लिखता तो मैं इस लाइन को निकाल देता कि चोर की पट्टी उसे लटकाकर उसे घुमाया गया। डांटने तक ही काफी होता। लक्ष्मी ने जब नाक रगड़ रगड़ कर यह कहा कि वह अब कभी चोरी नहीं करेगा, तभी उसे माफ किया गया। अब तुम यह तो जरूर जानना चाहोगे कि आखिर तरकीबू चाचा की तरकीब क्या थी, जिसे सुनकर वीनू मटरू उछल उछल पड़े थे और जिसके कारण लक्ष्मी की चोरी पकड़ी गई थी। भाई, हुआ यह है कि चाचा ने उनके कान में कहा था कि वीनू अगले दिन खाने के डिब्बे में एक पर्ची भी रख दे, जिस पर भद्दी सी लिखाई में लिखा हो, मैं सब जानता हूँ, तुम रोज वीनू का खाना चुरा कर अकेले अकेले खा जाते हो। अगर आज तुमने थोड़ा सा खाना मेरे लिए नहीं रखा तो मैं रात को तुम्हें बुरी तरह डराऊंगा। मैं शिवाले वाले पीपल के पेड़ का भूत हूँ। स्कूल से छुट्टी होने से के ठीक आधा घंटे बाद तुम आज के चुराए हुए खाने में से थोड़ा सा खाना लेकर पीपल के पास पहुंच जाना और उसकी जड़ में रखकर मुझे आवाज देकर बता देना। इधर उधर बिल्कुल मत देखना। बस, तरकीबू राम चाचा की तरकीब कामयाब हो गई। लक्ष्मी ने उस पर्ची को भूत की लिखी पर्ची समझकर वैसा ही किया जैसा पर्ची में लिखा था। उसे तब तक यह तो पता नहीं था कि भूत वूत कुछ होता ही नहीं है। सो आ गया चाचा के शिकंजे में। अब तो समझ गए ना। लो, मुझे एक और किस्सा याद हुआ है। तुम भी क्या कहोगे कि चाचा तरकीबू राम के ही किस्से सुनने पर लग गए? अच्छा, चलो ये किस्सा फिर कभी। अब तुम अपने कोर्स की किताब पढ़ लो। शायद तुम्हें यह नहीं मालूम कि चाचा तरकीब राम ये कभी नहीं चाहते कि उनके किस्से सुनने पढ़ने वाले बच्चे अपनी स्कूल की पढ़ाई में फिसड्डी रहे। उन्होंने खास तौर पर कहा था कि उनके किस्से उन्हीं बच्चों को बताए जाएं जो खूब मन लगाकर पढ़ते हो। एक बात और, वे बच्चों को हुक्का पीने से भी मना करते थे। कहते थे, मुझे तो इसकी बुरी आदत लग गई और मैं इसे छूटना भी चाहता हूँ, लेकिन तुम छूना भी मत। ये था किस्सा चाचा तरकीबू राम का। बहुत बेहतरीन। तो मैं एक कहानी आपके सामने इसी ढंग के सुनाने जा रहा हूं, और आप देखिए, आपके आसपास इधर उधर सब जगह बिखरी रहती है कहानियां, कविताएं भी बिखरी रहती है। बिल्कुल। जर्मनी में जाने का मौका मिला और वहां एक कस्बा टिटरो, वहां से मुझे एक बात मिली सुनने को, और वो फिर कहानी बन गई। अब यह है भैंस, घास और समझदारी। ये शायद नंदन में छपी थी कविता। इसे मैंने टिटरो ही रहने दिया है। आप देखिए, इसे शीर्षक में रखिए, भैंस, घास जी, और समझदारी। बहुत सुंदर। टिटरो स्वागत। कस्बे टिटरो कस्बे के लोग स्वयं को सबसे समझदार और सयाना मानते हैं। अपनी सूझबूझ के सामने तो वे किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। उनके समझदारी और किस्से न जाने कितनी दूर दूर तक फैले हुए थे। दूर दराज के लोग उन किस्सों को चटखारे ले लेकर अपने बच्चों को सुनाते थे। खुद टिटरो के लोग इस बात में कम न थे। काम काज के बाद शाम को जगह जगह बैठकें होती और लोग तंबाकू आदि पीते पीते अपने अपने पूर्वजों के कारनामे एक दूसरे को सुनाते। आज भी टिटरो के लोगों की जुबान पर ऐसे कई कारनामे आप सुन सकते हैं। कभी कभी इस कस्बे में दो ऐसे चरवाहे भी रहते थे
जो गहरे दोस्त थे। दोनों हर काम मिलजुल कर करते थे। उन्हें कभी किसी ने लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। एक बार दोनों ने मिलकर एक अच्छी सी भैंस खरीदी जो ढेर सारा दूध देती। असल में उनकी गुजर का साधन भी दूध था, सो वे दोनों ही अपनी भैंस का खूब ध्यान रखते थे। समय पर पानी पिलाना, अच्छे से अच्छा चारा खिलाना और उसे नहला धुलाकर खूब सुंदर बनाकर रखना उनका रोज का काम था। मैं बता दूं कि बचपन में हमारे घर में ही भैंस होती थी और हमको चरा के लाया करते थे जी, जी। तालाब वालाब के आसपास। और तालाब में अगर बच्चे सुन रहे हो तो इस पे ध्यान ना दें। ये भैंस के पूंछ पकड़ के हम तालाब में भैंस घुसती थी, पूंछ पकड़ के हम तैरते थे, लेकिन ये खतरनाक भी होता है, इसलिए जी, बता रहा बिल्कुल, हूँ। मुझसे क्योंकि लगता भैंस जो है ना डुबकी ले जाती है, है। उसके साथ अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप भी डूब जाएंगे, तो ऐसा करना नहीं कभी। नहीं, मैं लेकिन बैठा हूँ, मुझे याद लेकिन है। मैंने बता दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। गधे की सवारी, गांव के बड़े किस्से, गधे की सवारी, भैंस जी, के पूंछ को पकड़ के तैरना वगैरह वगैरह। जी, तो तो साहब, अच्छे से अच्छा चारा खिलाना और उसे नहला धुलाकर खूब सुंदर बनाकर रखना उनका रोज का काम था अपनी भैंस को। एक बार सूखा पड़ा, दूर दूर तक हरियाली गायब थी। घास चारे की टोह में लोगों को न जाने कहां कहां भटकना पड़ा। यहाँ तक कि घास चारे की कमी के कारण दुधारू जो मवेशी थे उनका दूध भी सूखने लगा। लोगों को कुछ नहीं सूझ रहा था कि वे क्या करें। इधर दोनों दोस्त भी कम परेशान न थे। वे किसी भी कीमत पर अपनी भैंस की घास की में कमी नहीं देखना चाहते। घास की तलाश में वे दोनों भी अपनी भैंस के साथ साथ न जाने कहां कहां भटके। घास के दो तिनके भी दिख जाते तो वे फूले न समाते। भैंस के मुंह में भी पानी आए बिना न रहता। भैंस का तो नहीं मालूम, पर वे दोनों जरूर नाच उठते, गाने लगते। पर घास तो घास थी, धीरे धीरे खत्म हो चली। अब परेशानी का एक नया दौर शुरू। ज्यादातर लोग अपने मवेशियों को दूर दराज के गांवों कस्बों में बेच या छोड़ आए, लेकिन दिक्कतों के बावजूद उन दोनों दोस्तों को अपनी भैंस से अलग होने का विचार तक दुख देता था। जो भी मुसीबत के समय में अपनी भैंस को कहीं और छोड़ आना और उसके लिए घास न जुटा पाना, वे अपने पुरखों से चली आ रही समझदारी की तौहीन समझते थे। याद रखिए, टिटोरो के लोग अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार और सयाने समझते थे। ये मैंने शुरू में बताया था। जो सो घास की तलाश में खूब भटकने लगे, यहाँ तक कि उन्हें अपने खाने पीने की भी सुध न रहती। घास की तलाश ही उनका महान लक्ष्य बन गया था। एक बार अपनी भैंस को लिए जब वे दोनों घास की खोज में घूम रहे थे, तो उनकी नजर कस्बे की सुरक्षा दीवार के एक द्वार के ऊपर गई। जैसे किला होता है तो द्वार था, उसके ऊपर गई। खूब ऊंचे द्वार के ऊपर के एक हिस्से में उन्हें हरी हरी घास के कितने ही तिनके लहराते हुए नजर आए। इतने ऊंचे घास को देखकर वे दोनों उछल पड़े, मारे खुशी के जोर जोर से नाचने लगे। भैंस के गले में बाहें डालकर झूमने लगे, उसकी गर्दन ऊपर की ओर करके उसे घास दिखाने लगे। भैंस को घास पर नजर पड़ी तो भैंस के मुंह में भी मारे खुशी के पानी भर आया। अपने साथी मालिकों के सद्भाव को देखकर उसकी आंखें भर आई। लगा मानो सोच रही हो कि आज और दिनों से ज्यादा दूध दूंगी। थोड़ी देर में ऐसा भी लगा मानो भैंस बच्चे की तरह मचने लगी हो और जल्दी से जल्दी घास पर पा लेना चाहती हो। लेकिन समस्या यह थी कि घास और भैंस का मिलन कैसे हो। इस विचार ने दोनों चरवाहों की हंसी गायब कर दी। अब वे चिंतित थे। अब घास इतने ऊंचे, भैंस और वो नीचे। दोनों ने खूब सोचा, पर कुछ नहीं सूझ रहा। जो भी तरकीब मन में आती वही उन्हें मूर्खता भरी लगती। उन्हें दुख होता कि टिटोरो के होकर भी उन्हें ऐसी नासमझी की तरकीब क्यों सूझी। कुछ कुछ आश्चर्य भी हो। वे खूब मत्था पच्ची करते रहे, यहाँ तक कि दोपहर ढल गई, पर कोई रास्ता न सूझा। लेकिन वे हार नहीं मानना चाहते थे। आखिर वो टिटोरो के थे, कितनी तौहीन होगी अगर उन्हें कोई तरकीब न सूझी। वे सूझबूझ से ही घास और भैंस का मिलन चाहते थे, ऐसी सूझबूझ जिसे जानकर दूर दूर के गांव कस्बों के लोग
दांतों तले उंगली दबा लें, टिटोरों का नाम खूब ऊंचा हो जाए, उनकी आने वाली पीढ़ियां जिसे किस्से कहानी के रूप में सुनाएं, तो समस्या अब उनके लिए जीने मरने का सवाल बन गई थी। खूब सोचने पर भी जब कोई चतुराई काम नहीं आई, तो दोनों ने टिटोरों के और लोगों की मदद लेने का फैसला किया। आखिर टिटोरों में समझदारों की कमी तो थी नहीं। उनमें से एक भागा हुआ कस्बे के भीतर गया और लोगों के द्वार पर इकट्ठा कर समस्या का हल खोजने की प्रार्थना की। कस्बे का मुखिया भी वहां आ चुका था। मुखिया सहित सभी होठों पर उंगली रखे सोचने लगे। समस्या सचमुच गंभीर थी। आखिर टिटोरों की इज्जत का सवाल था। टिटोरों के समझदार लोग ही जब किसी समस्या का हल नहीं खोज पाएंगे, तो दुनिया में फिर उसे कौन सुलझा पाएगा। वे यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके रहते कोई समस्या अनसुलझी रह जाए। आखिर मुखिया को एक तरकीब सूझ गई। उसे तुरंत अपने पास खड़े आदमी के कान में वह तरकीब बताई। सुनकर उनको उसका चेहरा खिल गया। उसने अगले आदमी के कान में और अगले ने अपने से अगले आदमी के कान में वह तरकीब बताई। इस प्रकार कानों कान वह तरकीब सब तक पहुंच गई। सब बहुत खुश थे। उन्हें अपने मुखिया और टिटरों पर और भी गर्व हुआ। दोनों चरवाहे बेहद खुश थे। तुरंत एक लंबी और मजबूत रस्सी लाई गई। मुखिया के कहने पर कुछ तगड़े लोग द्वार के ऊपरी भाग पर चढ़ गए, जहां घास थी। रस्सी उनके पास थी। ऊपर से उन्हें रस्सी का एक सिरा नीचे लटका दिया। वह सिरा भैंस की गर्दन में कसकर बांध दिया गया। भैंस घास के लिए बेचैन तो जरूर थी, पर उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। यूं भी वह भैंस ही थी जिसे कान में किसी ने तरकीब भी नहीं बताई। सो वह चकित थी, पर थी वह भी टिटोरों की। सो उसे भी अपने कस्बे के लोगों की समझदारी पर पूरा विश्वास और नाज था। तभी तो उसके चेहरे पर अच्छी खासी शांति थी। खैर, जब रस्सी उसके गले में मजबूती से बंध गई, तो मुखिया का इशारा होते ही द्वार पे चढ़े लोग रस्सी ऊपर खींचने लगे। भैंस को खींचने में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। गले का फंदा जब काफी कस गया, तो भैंस की समझ में आया कि तरकीब क्या थी। उसका दम घुटने लगा तो लगी चिल्लाने। अपनी तरकीब के नशे में डूबे लोगों ने उस चिल्लाहट को भैंस की खुशी ही समझ लिया। सो वे और भी खुश हो गए। वे तो बस उत्सुकता के साथ भैंस और घास के मिलन के इंतजार में थे। आखिर भैंस ऊपर पहुंच गई, लेकिन ज्यादा ही ऊपर। भैंस की जीभ बाहर लटक चुकी थी और वह दम तोड़ चुकी थी। पर दोनों दोस्तों टिटोरों के लोगों को जरा भी रंज नहीं था। वे अपनी चतुराई और तरकीब पर फूले नहीं समा रहे थे। आखिर टिटोरों की इज्जत रह गई थी। अगर इतनी अच्छी तरकीब न सूझती, तो दुनिया में बदनामी न होती। एक भैंस की औकात टिटरों की इज्जत से तो ऊपर ही ऊपर नहीं है ना। सब राहत की सांस लेते हुए और अपने पुरखों की सूझबूझ के किस्से सुनते सुनाते अपने अपने घरों की ओर लौट चले थे। दोनों चरवाहे भी उन्हीं में से एक थे। वहां कोई भी तो ऐसा नहीं था जो उसकी समझदारी की मूर्खता को उन्हें समझाता। तुम तो समझ गए हो ना उस मूर्खता को। ये थी एक कहानी जो बहुत मुझे जी, जर्मनी में से मिली थी। बहुत सुंदर कहानी, बहरहाल, बहुत एक कहानी आपने कहा था, वो बल्लू दादा को छुड़ा लिया गया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत एक, बेहतरीन। हाँ, ये हाथी की है जी, ये सर। कहानी। एक चीज जो मैंने शुरू से ही लगा, जी, सर। आप सबने प्रेमचंद की कहानियां पढ़े हैं। प्रेमचंद के यहाँ भी कई दफा जैसे दो बैलों की कथा है, जी, पशु आते हैं। बिल्कुल। अब सवाल, एक चुनौती ये होती है कि जो पशु पक्षी या कोई आते हैं कहानियों, बाल कहानियों में, उनको आप किस रूप में लें। एक तो होता अपनी कल्पना से आप कुछ भी बना दीजिए, लेकिन एक होता है कि अब जैसे हमारे सामने एक हाथी है, वो कैसा होता है। हाथी के संदर्भ में जो रिसर्च हुई है, मुझे पता है, बड़ा शांत होता है, समझदार होता है। शेर कैसा, लोमड़ी कैसे, वगैरह वगैरह। कुछ जानवरों के बारे में ये भी हुआ है कि हमने बेचारों को बदनाम कर दिया। वो भी नहीं होना जी, चाहिए। लेकिन बिल्कुल। बच्चों के स्वभाव को लेकर के वो पशुओं के स्वभाव को लेकर के ध्यान रखना चाहिए। उनसे ऐसा ही काम कर। उड़ने वाला पक्षी हुँ, हुँ, हुँ। उड़ करके ही अपनी बात करे।
करेगा। जमीन में वाह! चलने वाला जमीन में। अब जमीन में वाले को आप उड़ा देंगे, उड़ा तो सकते हैं, कहानीकार जी, है भाई, कौन आपके जी, क्या बिगाड़ देगा, लेकिन वो जी, नहीं होना चाहिए। इस कहानी में आप देखिएगा, जी कोशिश सर, ऐसी ही है, स्वागत। बल्लू दादा को छुड़ा लिया गया। एक था बल्लू हाथी, बहुत ही ताकतवर, लेकिन एकदम दयालु। आज तक किसी जानवर ने नहीं सुना है कि बल्लू हाथी ने कभी किसी से बिना बात के झगड़ा किया। सबसे प्यार से बोलना, मुसीबत में दूसरे जानवरों की मदद करना, बस यही बल्लू हाथी का काम था। जब भी कभी उसे पता चलता है कोई जानवर कहीं घायल हो गया है, तो वह झट वहां पहुंचता और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर उसे घर तक छोड़कर आता। सारे जानवर इसीलिए उसे प्यार से बल्लू दादा के नाम से पुकारते थे। बल्लू दादा पर सभी जानवरों को इतना ज्यादा भरोसा था कि काम पर जाते समय वे अपने छोटे बच्चों को उनके सुपुर्द कर जाते थे। बल्लू दादा को भी बच्चों से बहुत प्यार था। नदी के किनारे ही तो था उनका घर। सारा दिन वे बच्चों को ऐसे ध्यान से रखते जैसे वे खुद उनके ही बच्चे हों। कभी कभार उधम मचाते, बच्चों को डांटना भी पड़ता तो प्यार से। कोई बच्चा यदि दूसरे से झगड़ता तो बल्लू दादा फौरन उन्हें प्यार से रहने की अच्छी सीख देते। वे बच्चों के साथ बच्चों ही की तरह हो जाते। शाम को नदी के पास सब बच्चों को इकट्ठा कर लेते, फिर अपनी सूंड में पानी भर भर कर उन पर फव्वारे की तरह पानी छोड़ते। सब बच्चे खूब हा हा हू करते और मौज बनाते। वे कहते जाते, और बल्लू दादा, और बल्लू दादा। बल्लू दादा भी जब तक थक कर चूर ना हो जाते उनके साथ खेलते ही रहते। शाम को जानवर बल्लू दादा को धन्यवाद देकर बच्चों को घर ले जाते। अब तो बच्चों का यह हाल है कि जिस दिन किसी के माँ बाप काम पर न भी जाएं, उस दिन भी वे बल्लू दादा के पास पहुंच जाते। जंगल में नदी के किनारे बसा हुआ जानवरों का यह छोटा सा कस्बा बहुत बहुत ही सुखी था। जानवरों के सुख भरे कस्बे के पेड़ों पर रहने वाले पक्षी भी सम्मिलित थे। एक शाम जब बल्लू दादा बच्चों को सूंड में पानी भर भर कर नहला रहे थे, तो कोई वहां कुछ शिकारी आए और बल्लू दादा को पकड़ कर ले गए। बच्चे तो डरकर इधर उधर दुबक गए थे। वे खूब रोए, लेकिन शिकारी तो उनके प्यारे बल्लू दादा को पकड़कर ले ही गए। जब जानवर काम से लौटे तो बच्चों ने बल्लू दादा के बारे में सारी कहानी कह सुना। सुनकर सारे जानवर बहुत उदास हो गए। उन्हें शिकारियों पर क्रोध भी बहुत आया। सभी जानवरों ने तुरंत बरगद के विशाल पेड़ के नीचे सभा की। सभी इस बात पर सहमत थे कि बल्लू दादा को किसी भी कीमत पर छुड़ाना है। मंत्री खरगोश ने गरज कर पूछा, क्या आप जोखिम उठाने को तैयार हैं? हाँ, सभी जानवरों ने एक साथ कहा। ठीक है, अब हमें यह सोचना होगा कि बल्लू दादा को छुड़ाने के लिए क्या करना है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हमें यह पता लगाना होगा कि उन्हें पकड़कर कहां ले जाया गया है। मंत्री खरगोश ने पूरी गंभीरता के साथ कहा, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। उसी समय कहीं से उड़कर आती हुई चील ने हाँफते हुए कहा, कहाँ है, कहाँ है? सभी जानवरों ने अपनी गर्दन उठा उठाकर अचरज से पूछा। मंत्री खरगोश ने सभी को शांत रहने के लिए कहते हुए चील से सारी बात बताने को कहा। चील ने बताया, मैं आज जब घर लौट रही थी तो क्या देखती हूँ कि रास्ते में कोई बल्लू दादा को पकड़कर ले जा रहे हैं। बल्लू दादा अपने को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन पकड़ने वाले उन्हें मार मार कर डरा देते थे। बल्लू दादा की आंखों में आंसू भी थे। मैं समझ गई कुछ गड़बड़ है। बस मैंने आवाज लगाकर बल्लू दादा का ध्यान ऊपर अपनी ओर खींचा। बल्लू दादा ने जब मुझे देखा तो मैंने झट कह दिया कि आप घबराओ मत बल्लू दादा, मैं तुम्हारे साथ साथ उड़कर वह जगह देख लूंगी जहां तुम्हें ले जा रहे हैं। तुम आराम से चलो ताकि ये तुम्हें मारे नहीं। बाद में मैं सब जानवरों को जाकर बता दूंगी। हम अपनी जान पर खेल कर भी आपको छुड़ाएंगे। अब मैं उसी जगह से आ रही हूँ जहां हमारे बल्लू दादा को पकड़ कर रखा हुआ है। वे हमारा इंतजार कर रहे हैं। शाबाश, मंत्री खरगोश ने चील की पीठ थपथपा कर कहा, और जानवरों ने भी चील की खूब प्रशंसा की। फिर एक साथ सभी जानवरों ने जोश मार कहा, चलो अभी चलते हैं और हमला बोलकर बल्लू दादा को छुड़ा कर लाते हैं। बल्लू दादा की जय। शांत शांत, मंत्री मंत्री खरगोश ने थोड़ा डांटते हुए सबसे कहा, तुम जानवरों की बस यही आदत मुझे पसंद नहीं।
न सोचा न समझा, बस जो मन में आया अंधाधुंध कर लिया। बुद्धिमान हमेशा सोच समझ कर काम करते हैं। शत्रु को कभी कमजोर और बेवकूफ नहीं सोच समझना चाहिए। हमें ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिससे हमारा नुकसान भी ना हो और काम भी बन जाए। हमें बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करना हो। तो हम क्या करें? हमारे बल्लू दादा पर न जाने वहां क्या बीत रही होगी। जल्दी से बताओ हम क्या करें? हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। सभी जानवरों ने मंत्री खरगोश से कहा, आप लोग आज की रात इस समस्या पर सोचे, मैं भी सोचूंगा। अब आप अपने अपने घर जाओ, कल सुबह हम सब फिर इसी जगह मिलेंगे। तभी बल्लू दादा को छुड़ाने की तरकीब तय की जाएगी। खरगोश ने निर्णय सुनाते हुए कहा, वाह वाह, क्या बात कही है मंत्री जी। क्या हमें रात भर चैन आ सकेगा? और हमारे बल्लू दादा को रात भर जो कष्ट सहना पड़ेगा उसका क्या होगा? मेरी राय में तो हमें अभी चल पड़ना चाहिए। हीनू बंदर ने अपना हाथ हिला हिला कर कहा। हाँ हाँ, सभी जानवरों ने हीनू बंदर की बात का समर्थन किया। देखो, मुझे गलत मत समझो, मुझे भी बल्लू दादा की कम चिंता नहीं है। हर काम का एक तरीका होता है। मैं फिर यह कहूंगा कि पहले कुछ सोचो समझो, मुझे भी सोचने दो। आखिर मैं तुम्हारा मंत्री हूं, तभी कुछ कदम उठाओ, मंत्री खरगोश ने कहा। सभी जानवरों को मंत्री खरगोश की बात माननी पड़ी। सभी भारी मन से अपने अपने घरों की ओर चले गए। खरगोश ने चील को रोकते हुए कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर आओ, तुमसे कुछ जरूरी बातें जाननी। घर पहुंचकर मंत्री खरगोश ने चील से पूछा, बल्लू दादा जहाँ कैद है वह जगह कैसी है? बल्लू दादा को बड़ी बड़ी चार दीवारी में बंद किया गया है। छत नहीं है, एक जगह बस बड़ा सा दरवाजा है, वह बंद है। काश कि बल्लू दादा को उड़ना आता, ऊंची ऊंची दीवारों को तो फांद नहीं सकते, चील ने बताया। मंत्री खरगोश ने कुछ सोचते हुए कहा, फिर पूछा, क्या वहां बल्लू दादा अकेले हैं या और भी जानवर हैं? मैंने तो उन्हें अकेला ही देखा था। हाँ, उनके पैरों को मोटे मोटे रस्सों से बांध रखा था। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, खरगोश ने कहा। मंत्री खरगोश रात भर सोचते रहे। नींद उनकी आंखों में जरा भी नहीं थी। सुबह होते ही वे सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। मंत्री खरगोश ने सभी जानवरों पर एक नजर घुमाई और पूछा, तुमने कुछ सोचा? सभी जानवर चुपचाप बैठे रहे। उनके चेहरों से यह तो लग रहा था कि वे रात भर नहीं सोए हैं, लेकिन यह भी लग रहा था कि उन्हें कुछ सूझा नहीं था। तभी खरगोश ने थोड़ी दृढ़ता के साथ कहा, मुझे एक तरकीब सूझ गई। क्या? सभी जानवरों ने अपने मुरझाए चेहरों को उठाकर पूछा। तरकीब को कामयाब बनाना तुम्हारे हाथ में है, यानी हम सब के हाथ में। जितनी मेहनत और होशियारी से काम करेंगे, उतनी ही जल्दी हमें बल्लू दादा को छुड़ाकर लाने में सफलता मिलेगी, मंत्री खरगोश ने गर्दन हिलाते हुए कहा। आप तरकीब तो बताइए, जानवरों ने उत्सुकता के साथ कहा। खरगोश ने सबको तरकीब बता दी और यह भी समझा दिया कि इसका ज्यादा प्रचार नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ भी हो सकती। सबसे पहले मंत्री खरगोश चील के साथ लेकर उस जगह गए जहां बल्लू दादा कैद थे। मंत्री खरगोश के लिए तो अंदर जाना मुश्किल था, लेकिन चील दीवारों के ऊपर से उड़कर अंदर पहुंच गई। उसने बल्लू दादा के कान में पूरी तरकीब बता दी। तरकीब सुनकर बल्लू दादा का उदास चेहरा खिल उठा। उन्होंने मंत्री खरगोश की सूझबूझ की खूब सराहना की। इधर मंत्री खरगोश ने दीवारों का चक्कर लगाकर जांच पड़ताल की। उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद है और दो आदमी बंदूक लिए पहरा दे रहे हैं। वे चील को लेकर नदी किनारे वापस आ गए। शाम होते ही बहुत से चूहों को लेकर मंत्री खरगोश फिर वहीं पहुंच गए। उन्होंने उनसे कहा कि दीवारों के नीचे से सुरंग बना डालें ताकि अंदर जाने का रास्ता हो जाए। सभी चूहे मन लगाकर इस काम में जुट गए और देखते देखते बहुत से बिल खोद कर सुरंग बना डाली। काम हो जाने के बाद वे सभी खरगोश के पास जंगल में लौट आए। अगले दिन शाम होने से पहले ही मंत्री खरगोश कुछ बंदर, कुछ गिद्ध, कुछ भेड़िए और बहुत से चूहे लेकर फिर वहां पहुंच गए। भेड़ियों को खरगोश ने दरवाजों से थोड़ी दूर झाड़ियों में छिप जाने को कहा और बंदर को आसपास के पेड़ों पर छिप कर बैठ जाने को कहा। उन्हें यह भी समझा दिया कि सही वक्त आने पर क्या करना है। इसके बाद चूहों को अंदर जाकर सारे रास्ते कुतर डालने को कहा। चूहे तुरंत अंदर पहुंच गए और जल्दी जल्दी बल्लू दादा के तमाम रास्ते काटकर बाहर निकल आए। तब खरगोश ने गिद्धों को इशारा किया। वे चार दीवारी के ऊपर मंडराने लगे।
और उनमें से एक दो गिद्ध बल्लू दादा के ऊपर बैठ गए। बल्लू दादा भी ऐसे पसर गए जैसे मर गए। जैसे ही दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने आकाश में गिद्धों को मंडराते हुए देखा तो वे समंजस से पड़ गए। गिद्ध तो लाश पर भी मंडराती है। उनमें से एक ने दरवाजे में बने सुराख से देखा तो पाया कि हाथी भरा पड़ा है। उसने झट दूसरे को बताया। दूसरे ने भी देखा कि हाथी पर दो गिद्धें भी बैठी हुई थी। वे दोनों भी घबरा गए। वे तुरंत भागे भागे पास ही के बंगले में गए और अपने मालिक को बताया कि हाथी मर गया। मालिक झट उनके पास जा पहुंचा। उसने भी सुराख से झांका तो यकीन हो गया कि हाथी मर गया। तुरंत दरवाजा खोला गया। वे तीनों अंदर गए। पेड़ पर बैठे बंदर ने आवाज निकाली। बल्लू दादा समझ के दरवाजा खुल गया। उन्होंने धीरे धीरे अधमुखी आंखों से देखा कि तीनों आदमी कुछ बातों में लीन थे। वे अचानक उठे और खुले हुए दरवाजे से बाहर निकलकर जंगल की ओर भागे। हक्के बक्के आदि बंदूक तानकर उनकी ओर लपके, लेकिन तभी भेड़ियों ने अपनी पिछली टांगों से मिट्टी उड़ा उड़ाकर रेत के बगुले बना दिए। आदमी अपनी आंखें मलते ही रह गए। बंदरों ने मौका देखकर उनकी बंदूकें छीन ली और पेड़ों की सबसे ऊंची टहनियों पर छिपा दी। तब मंत्री खरगोश को यह विश्वास हो गया जब मंत्री खरगोश के विश्वास हो गया कि अब बल्लू दादा जंगल में पहुंच गए होंगे तो उन्होंने इशारा किया। तभी जानवर होशियारी के साथ अंधेरे में दुबकते दुबकते नदी के किनारे पहुंच गए। बल्लू दादा को फिर से अपने बीच देखकर सभी जानवर बहुत खुश थे। उन्हें छोड़ते ही न थे। मंत्री खरगोश की सूझबूझ की भी उन्होंने खूब प्रशंसा की। खरगोश के ही कहने पर उसी रात उन्होंने अपना डेरा भी बदल लिया। जब सब मंत्री खरगोश की प्रशंसा कर रहे थे तो खरगोश ने बस इतना ही कहा, हम सब यदि इसी तरह मिलजुल कर रहते रहे और मुसीबत में सूझबूझ के साथ काम करते रहे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये थी कहानी। ये बहुत। कहानी बहुत पहले स्कूल में लगा दी गई थी। दिल्ली के बहुत बड़ा स्कूल है, जी, वहां जी। पर और भी जगह पढ़ाई जा रही है। तो और इसको मेरे दोस्त थे जो आर्मी वगैरह के बड़े अधिकारी थे, जी, वो जी। तो जगह जगह सुनाते हैं, उनको बड़ी अच्छी लगती थी कहानी। तो ये जी, जी। कहानी आपको सुनाई। मेरे ख्याल में काफी कहानियां हो गई हैं, चलो अभी जी, यहाँ जो पर सब लोगों ने सुन ली। यहाँ पर हमारे फेसबुक फ्रेंड्स जो हैं, उनका कहना है कि इसके एनिमेशन पर भी कार्य किया जाना चाहिए। जी, बहुत अच्छा उन्होंने कहा है। बिल्कुल। हाँ नहीं, वो तो बाल साहित्य में तो एनिमेशन चित्र और इनका बड़ा महत्व जी, होता है ना। हाँ, हाँ, तो कभी आप देखिएगा ये। बिल्कुल। डॉक्टर ऋषि शर्मा जी कह रहे थे, इसके एनिमेशन पर जी कार्य किया जाना चाहिए, बहुत बेहतरीन लगी है कहानी। जी जी काफ़ी जी। काफ़ी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और सभी के अपने-अपने सुझाव हैं, कहानियाँ बहुत पसंद आई हैं। ये जंगल में शुक्रिया। क्रैक की व्यवस्था जो उमा जी हैं और सागर चौधरी जी कह रहे हैं कि शिक्षाप्रद कहानी है, बहुत बेहतरीन। नीरू जी कहती हैं कि कहानी के साथ ज्ञान भी मिला और उमा मेहरा जी कह रही हैं कि बल्लू हाथी का बाल घर बहुत रोचक कहानी है और बच्चों की प्रिय भी है। जी मैडम, ये मेरी भी बहुत बल्लू आते का बाल घर तो नाटक है, वो जी, इसका नाटक और ज्यादा विस्तृत रूप है। ये रूप है। बल्लू हाथी का को छुड़ाया गया कहानी थी शुरू में। जी, तो जी, जी, ऐसा है। असल में मैंने आज सुनकर वो कहानी सुनाई है आपको जिनमें जी, किस्सा गोई का सा जरा असर है, क्योंकि जी, अदरवाइज तो लूलू संबंधी मेरी जो कहानियां हैं या और दूसरी कहानियां हैं वो आगे बहुत सुंदर। कहानियां, वो अलग अलग ट्रेंड की कहानियां हैं। जी, उससे बाल बिल्कुल। मनोविज्ञान और तरह से आता है, इसमें भी आता है। लेकिन जी, मैंने जानबूझकर आज थोड़ा ग्रामीण परिवेश से, थोड़ा और दूसरे परिवेश से लेके कहानी सुनाई कि लेखक के पास बहुत सारी चीजें होती हैं कि दफे कुछ ही चीजों के बारे में पाठक लोग जानते हैं, थोड़ी उन जी, चीजों के बारे में जाने जो दूसरा दूसरा भी है। मेरी बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं, वो असल में एक समय विशेष में लिखी गई थी, जो कि हमारे जो पुराण है या प्राचीन मिथकीय कहानियां हैं जी उनको सर। किस तरह से नए ढंग से ली गई। और जैसे ईशप की कहानी जो थी सूरज और हवा को लेकर, उसको नए ढंग से कैसे सोचा जा सकता है, वो कहानी भी मेरे पास है जो लिखी गई थी। तो ऐसे नई नई तरह की अलग अलग तरह की है, इसमें कुछ नयापन हो, कुछ नए तरह के बिल्कुल। ट्विस्ट हो, नई तरह की शैली हो, तो अच्छा लगता है। तो आज मैंने जो है जानबूझ करके उन कहानियों तक रखा। इनमें और मैं बता दूं कि जैसे धूत साधु और किसान है, नन्ही मधुमक्खी है, इस तरह हुँ, कहानियां इसी तरह की है और भी है। थोड़ी सी गुलामी पाप है या देशभक्त डाकू वगैरह, वो और तरह की ट्रेंडी कहानियां।
तो इस तरह की बहुत कहानियां हैं बहुत सारी। मैं जी अगर आप कहें तो एक बस 2 मिनट में बताऊं, जी जी सर अच्छा लगा मुझे। मेरी सबसे पहली जो किताब छपी थी जी सर कहानियों की, 4-5 कहानियों की थी, 1984 में छपी थी। और ये जी थी धूर्त साधु और किसान। धूर्त साधु और किसान। ये पुस्तक सबसे पहले थी। अब ये मिलती नहीं है कहीं, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको प्रकाशित इसी करवाया प्रकार से जाए। नहीं, अब मैं और जगह आ गई है और संकलनों में। अब अच्छा इसी सर। प्रकार से सबसे बड़ा आदमी, वाह। इसमें भी आपको कहानियां मिलेंगी। बहुत कृष्ण की सुंदर। सूझ वगैरह इसी में से थी। जी 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 ये ये इसके बाद जो है अलग अलग कहानियां भी छापी हैं। जैसे एनबीटी ने 2-3 किताबें, जैसे ये छापी, देशभक्त देख। डाकू, ऐसे बोलती डिबिया छापी। ये वो किताब है मेरे मन की बाल कहानियां, जिस पर ये बिल्कुल। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, है जी ना। जी इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। एक बहुत सुंदर। जैसे कुछ पौराणिक, कुछ दूसरे तरह की कहानियां हैं। और उसमें वाल्मीकि रामायण पर आधारित कुत्ते की कहानी है, बड़ी शानदार कहानी है वो। वाह। ये अपने भीतर झांको, ये छापी थी सस्ता साहित्य मंडल ने। इसी प्रकार से मेरी अगर ज्यादातर गद्य साहित्य जो है वो इस पुस्तक में आ गया है। बचपन वाह। की शरारत, इसमें जी जी नाटक भी हैं, कविताएं भी हैं। वो कविताएं नहीं, गद्य साहित्य है, तो कहानियां भी है, संस्मरण भी है, सब कुछ है इसमें। ये पुस्तक है। मेरे जो संस्मरण है बच्चों को लेकर, फूल भी और फल भी, इसमें महादेवी वर्मा आज्ञे आदि को लेकर के है। और ये एक पुस्तक तो काफी लोगों को पता होगा, लूलू की सनक, जो एनबीटी ने छापी थी। जी एक बिल्कुल। किताब जल्दी ही और नई कहानियों की आएगी। इस प्रकार से ये है। वैसे कविता के क्षेत्र में मेरा ज्यादा वो है, लेकिन कहानियां भी, नाटक भी लिखे गए हैं। अब जल्दी ही आपको शायद अगले साल में वो कोरोना की वजह से दिक्कत आ गई है, लेकिन जी एक नाटकों की किताब आ जाएगी, एक वाह। कहानियों की, एक बाल संस्मरणों की, और नई बाल कविताओं की। ये वाह। सब लाइन लाइन में लगी हुई है। जहाँ तक बाल बहुत। साहित्य की बात, बाकी तो बड़ों के साहित्य तो है ही है। तो जी बिल्कुल ये, बिल्कुल। तो मुझे नहीं बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आपके बीच आकर के, तो बिल्कुल और सर। एक खास ढंग की कहानियां सुना करके। ये बिल्कुल। कहानियां प्राय अब नहीं सुनाई जाती, लेकिन मैंने विशेष रूप से सुनाई है आपको। नहीं नहीं, ये हमारा सौभाग्य है सर कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपको पाकर हम लोग धन्य होते हैं। आपकी कहानियाँ हृदय तक उतरती हैं और बहुत आनंदित होते हैं। बच्चे बच्चे तो अपने जो है वो मतलब बहुत डूब जाते हैं जब वो बल्लू हाथी कहानी जो है नाटक के रूप में है वो भी है, बहुत वो पाठ्य पुस्तकों में भी है हमारे। तो बहुत आनंद आता है आपकी कहानियों को सुनकर। ऐसा लगता है एक अलग दुनिया में हम जाते हैं और विश्वास मानिए ये दुनिया हम चाहते हैं कि ये बरकरार रहे और हम चाहेंगे कि आप बार बार आए, हमारे बीच में आए और हमें आपको सुनने का मौका मिलता रहे, क्योंकि यहाँ पर हमारे मित्र हैं डॉक्टर विनोद जी हैं, डॉक्टर उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगा सर, कि किस्सा जी, गोई का सफल आयोजन त्रिलोकनाथ जी, ऋषि जी हार्दिक बधाई, आदरणीय दिव्य रमेश जी को सुनना हमेशा की तरह सुखद रहा। बहुत ये बहुत स्वयं बहुत लेखक हैं, ये भी लिखते हैं। आभार। जी। हाल ही में प्रकाशित हुई हैं और हम्म, ये हमारा सौभाग्य है कि आप सभी जुड़े हैं यहाँ। और भी हैं जैसे, हाँ यहाँ पर एक मित्र हैं, उन्होंने लिखा है कि सर हमें भी आपकी विशेष कहानियों को आप स्वयं स्वयं से सुनकर बहुत अच्छा लगा। हम्म, हम लोग एक निश्चित तौर पे आने वाले समय में एक ऐसा कार्यक्रम भी करेंगे जहाँ पे सर की कहानियां जो होंगी और कोशिश ये होगी कि प्रत्येक पुस्तक से कुछ कहानियां सुनी जाएं। उसकी विशेष एक कड़ी चलाई जाएगी, यहाँ से हिंदी शिक्षण मंच से चलाई जाएगी कि सर की किताबें जो है वहाँ से हम लोग निश्चित तौर पे उनकी सारी कहानियों में से चुनिंदा कहानियां जो है प्रत्येक पुस्तक से सुनेंगे। और हम चाहेंगे सर हमसे जुड़ते रहें, ये हमारा सौभाग्य है। सर आपकी जो कृपा दृष्टि जो है सदैव बनी रहे और हम चाहेंगे आप हमेशा आते रहें, क्योंकि आपकी कहानियों को सुनकर आनंदित होते हैं हम लोग। ये हमारा सौभाग्य है। हिंदी शिक्षण मंच हमारा जो है, विश्व यात्रा टाइम्स न्यूज़ हमारा साथ है, विशेष समाज्ञा है, फिर हिंदी की हिंदी है जिंदगी, ये सभी मिलकर हिंदी की सेवा कर रहे हैं और कोशिश यही रहती है कि
आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे सर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी दर्शकों से विनती करूंगा, पुनः मुलाकात होगी। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि दिव्य सर जो है हमारे साथ हैं और हमेशा रहे हैं और इनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है और हम इन्हें दोबारा लेकर आएंगे आपके साथ और आपके पास जुड़े रहें। जरूर जी, मुझे भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को पुनः नमन, नमस्कार, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। पुनः होगी मुलाकात नई कहानियों के साथ। नमस्कार, इजाजत दीजिए।